नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर का वक्त हो चला है, तो आइए देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। निगम चुनाव पर छाया ममता बनर्जी का जादू। चारा घोटाला मामले में लालू यादव फिर जाएंगे जेल या मिलेगी बेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलवामा के शहीदों को किया नमन। इसरो की एक और उपलब्धि, PSLV-C-52 से अंतरिक्ष में स्थापित किए गए 6 उपग्रह। केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप पर लगाया बैन। कर्नाटका के मांड्या में हिजाब को लेकर अभिभावक और टीचर आए आमने सामने। छात्राओं को नहीं मिली हिजाब के साथ स्कूल में एंट्री। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। 4 नगर निगमों के चुनाव में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर देखने को मिला। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी TMC ने चारों नगर निगमों पर जीत दर्ज की है। बंगाल में विधानसभा, आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदन नगर में नगर निगमों के चुनाव में TMC की एक तरफा जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह जीत मां माटी मानुस की है। इस जीत के बाद TMC की और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वहीं उन्होंने चुनाव के दौरान धांधली के आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान कोई भी धांधली नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर, विधाननगर, सिलीगुड़ी और आसनसोल नगर निगम के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत को पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने जीत दर्ज करने वाले पार्षदों को और अधिक विनम्र तथा लोगों के प्रति समर्पित होने की नसीहत दी है। देश के बहुचर्चित 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में CBI की विशेष अदालत मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आरोपित हैं। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि इस मामले में भी लालू यादव दोषी करार दिए जाएंगे या फिर बरी हो जाएंगे। ज्ञात हो कि इससे पहले लालू को 4 अन्य मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। वे अब तक 6 बार जेल की यात्रा कर चुके हैं। डोरंडा कोषागार में 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया था। देश में चारा घोटाले की जब गूंज उठी तो CBI ने जांच के बाद कहा था कि यह सामान्य आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि व्यापक षड्यंत्र का मामला है। इसमें राज्य के कर्मचारी, नेता और व्यापारी वर्ग के समान रूप से भागीदार थे। यह केस सिर्फ राजद तक भी सीमित नहीं रहा, बल्कि इस सिलसिले में बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र समेत राज्य के कई मंत्रियों की गिरफ्तारी तक हुई थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के बलिदान को नमन करते हुए सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा है कि पुलवामा के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहादुर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। देश आपके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपकी वीरता हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने हेतु निरंतर प्रेरित करती रहेगी। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत आसमान से धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-4 और 2 छोटे उपग्रहों को PSLV-52 के जरिए सोमवार को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। इसरो ने इसे अद्भुत उपलब्धि करार दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यानी PSLV ने अंतरिक्ष के लिए सुबह 5:59 पर उड़ान
जलपरी और 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। साल के पहले मिशन पर करीबी से नजर रख रहे वैज्ञानिकों ने इस पर खुशी जाहिर की है और तालियां भी बजाई। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि आने वाले दिनों में उपग्रह को अंतिम परिचालन की स्थिति में लाया जाएगा, जिसके बाद वह आंकड़े मुहैया कराना शुरू करेगा। इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत सरकार ने देश में 54 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 54 से अधिक चीनी ऐप्स को भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने के नए आदेश जारी किए हैं। इनमें से कई ऐप टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटईजी जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हैं। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह कहते हुए इन ऐप पर बैन लगाया है कि ये ऐप चीन जैसे विदेशी मुल्कों में भारतीय यूजर्स का संवेदनशील डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। मंत्रालय ने इन ऐप को ब्लॉक करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर सहित शीर्ष ऐप के स्टोर को निर्देश दिया है। इन नए आदेशों को लागू करने के लिए आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोल दिया है, लेकिन एक बार फिर हिजाब विवाद को लेकर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल राज्य के मांड्या में रोटरी स्कूल के बाहर बच्चों के माता पिता और शिक्षक के बीच बहस हो गई। शिक्षक का कहना था कि छात्राओं को स्कूल में आने से पहले अपना हिजाब उतारना होगा। वहीं एक अभिभावक ने कहा कि छात्राओं को क्लास में जाने के बाद हिजाब उतारने की अनुमति दी जा सकती थी, लेकिन ये लोग हिजाब के साथ स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। वहीं हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में आज से 10वीं क्लास तक के स्कूल भी फिजिकल क्लास खुल रहे हैं। उडुपी जिले के तहसीलदार ने कहा है कि हिजाब विवाद के बीच छात्र स्कूल आने लगे हैं। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है और जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहा है। हालातों को शांत करने के लिए उडुपी जिले में 19 फरवरी तक धारा 144 लगाई गई है। देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।